नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। जो हमारी किसान संवाद की जो श्रृंखला है उसमें आज हमारे साथ हैं खास मेहमान देवेंद्र शर्मा जी, फूड एंड एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्सपर्ट। जिस तरीके से देश में एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ किसान है, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनकी दो मांगे, तीनों के तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। इस सवाल पर एक जबरदस्त स्टेलमेट बना हुआ है। सरकार की ताजा चिट्ठी है जिसमें एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ 3 लाइनें। सरकार ने बोला है कि कृषि सुधार से संबंधित तीनों कानूनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की खरीदी से कोई संबंध नहीं है और ना ही इन 3 कानूनों के आने से पूर्व से जारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी की व्यवस्था पर कोई प्रभाव है। देवेंद्र जी, सबसे पहले जो इस वक्त पॉइंट अटका हुआ है, एमएसपी एक बड़ी मांग है किसानों की और सरकार की जो ताजा चिट्ठी है उसमें एक बार फिर से ऐसा लग रहा है, एकदम स्पष्ट है बात कि सरकार झुकने वाली नहीं है। सरकार बहुत ज्यादा कन्विंस्ड है कि ये जो 3 कृषि कानून हैं वो ऐतिहासिक हैं। देश में कृषि का एक ऐसे विकास का मॉडल डेवलप होगा जहां देश से हम अपनी फसलों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे और तमाम तरह के बंधनों से किसान मुक्त हो पाएंगे। मेरा ये सवाल है कि किस तरह की खेती के विकास का ये मॉडल सामने रखा जा रहा है, जो कि इसके मेन हीरो जो किसान हैं उनको ही पूरी तरीके से वो अनएक्सेप्टेबल है। उनको लग रहा है कि ये उन पर थोपे जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आप आपने बिल्कुल ठीक कहा अनिका जी कि भाई किसान जो है वो ये मानते हैं कि ये जो बिल आए हैं या जो लॉज आए जो सरकार ने इनेक्ट किए हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के नाम पे, ये जो बिल हैं और ये लॉज जो हैं ये उनका अस्तित्व ही खत्म कर देंगे। और ये उनको डर ये लगता है कि आने वाले दिनों में वो खेती से बाहर हो जाएंगे और जो कॉर्पोरेट्स हैं या जो बिग कंपनीज जब आएंगी, बिग रिटेल या बिग कॉर्पोरेट्स आएंगी, कंपनियां जब आएंगी तो वो और भी ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट करेंगी। और किसान समझता है, ये नहीं कि किसान को हम समझें कि उनको कोई बरगला रहा है। मुझे लगता है कि भारत का किसान बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही सुलझा हुआ है। वो जानता है कि इसमें उनके लिए कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और मुझे लगता है कि किसानों की बात को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, उसको एनालाइज भी करना चाहिए कि वो क्या दिक्कत है, किस किस प्रॉब्लम को वो जूझ रहे हैं, किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं इतने सालों से, इतने दशकों से, और वो क्यों डिमांड कर रहे हैं कि वे उनको एक अश्योर्ड इनकम चाहिए बाय वे ऑफ एन अश्योर्ड प्राइस। ये उनकी डिमांड है। जबकि ये हम सब माने कि अगर आप और हम भी अश्योर्ड इनकम पैकेज हर महीने चाहते हैं तो किसान भी कोई उसको हम बिल्कुल बेदखल नहीं कर सकते। वो भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है, वो भी एक अश्योर्ड इनकम का हकदार है। और वो अगर मिनिमम वेज हम दे सकते हैं वर्कर्स को तो हम मिनिमम प्राइस क्यों नहीं दे सकते किसानों को? मुझे नहीं समझ आता कि इस पे क्यों इतना विरोधाभास हो रहा है। आई थिंक कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एक ऐसा रास्ता ढूंढे कि किसानों की जो एक डिमांड है, जो किसानों को एक दिक्कत इतने दशकों से जो फेस करते आए हैं, उससे कैसे हम निकाल कर उनको एक अश्योर्ड इनकम दें। मैं इसलिए कह रहा हूं इतने दशकों से जो फेस करते आए हैं किसान, क्योंकि अक्सर जो मैं डिबेट देख रहा हूं देश में, उसमें पिछले 4 दशकों में जो किसानों के साथ अनदेखी हुई है या अन्याय हुआ है उसकी कहीं बात ही नहीं होती, कहीं चर्चा ही नहीं होती। और मुझे लगता है कि वो जब तक देश जानेगा नहीं, उस परिप्रेक्ष्य को समझेगा नहीं कि किस परिप्रेक्ष्य से किसान हमारे आ रहे हैं, तो शायद उसको समझ नहीं आता है कि किसान जो है वो मार्केट इकोनॉमी के नाम से ही क्यों घबराता है या क्यों उससे दूर रहना चाहता है। अब देखिए, एक मैं 2-3 उदाहरण दूंगा जो मैंने कई जगह पे दिए भी हैं, बट लेट्स पूल देम टुगेदर। मुझे याद है कि एक अनटैड यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है उसकी एक स्टडी आई थी। उसने कहा था कि 20 साल में उन्होंने 1980 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक, मिड 1980 और मिड 2000 तक उनकी एक स्टडी थी 20 साल की। उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में जो आउटपुट प्राइस है किसानों का या फार्म गेट प्राइस इसको कहते हैं, वो स्टैटिक रहा है, फ्रोजन रहा है। और उनका ये कहना था कि इफ यू एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, तो 1985 में जो दाम किसान को मिलता था और जो 2005 में दाम जो किसान को मिलता था किसी भी प्रोडक्ट का हो, उन्होंने पूरा उसका वो मैप किया हुआ था, आपको ग्राफ दिया हुआ था कि वो जो है वो प्राइस फ्रोजन रहा है, उतना ही किसान को मिला है। अब बताइए, 2 दशकों में
अगर किसान की आय नहीं बढ़ती है तो क्या कभी हम सोच भी सकते हैं कि उस परिवार का क्या होता होगा, किस तरीके से गुजारा करते होंगे। फिर एक देखिए ओईसीडी की स्टडी जो मैं कई बार कोट करता हूं कि जो कहती है कि 2000 और 2016 के बीच में भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, यानी हर साल 2.64 लाख करोड़ रुपए का किसान नुकसान झेलते आए हैं हिंदुस्तान में उस 16 साल में। लेकिन वो अभी अंडर एस्टिमेट है स्टडी, क्योंकि वो एक हैंडफुल ऑफ क्रॉप्स के ऊपर स्टडी की गई है। अगर वो सारे स्पेक्ट्रम पे की गई होती तो आप देखते हैं एग्रीकल्चर का जो लॉस है, जो कि 45 लाख करोड़, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक हमें नजर आता है कि कितना खेती में संकट था, कितना हुआ, वो उससे भी ज्यादा होता अगर वो उन्होंने सारे स्पेक्ट्रम को देखा होता। और तीसरी जो है 2016 की इकोनॉमिक सर्वे की बात, जहां मैंने आपने सुना होगा मुझे हर बार कहते हुए कि वो इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि किसान परिवार की औसतन आय 17 राज्यों में यानी आधे देश में सिर्फ 20,000 रुपए साल की है, यानी 1700 रुपए से कम है। अब मुझे बताइए, क्या कभी हमने इमेजिन किया है कि 1700 रुपए में तो आप एक गाय नहीं पाल सकते हैं, तो 1700 रुपए में किसान परिवार कैसे गुजारा करता होगा हिंदुस्तान में। और ये उस समय की बात हो रही है, ये वो राज्य है जहां पर मार्केट्स ऑपरेट करती थी, जहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं था। इसका मतलब साफ है कि किसानों को मार्केट की मार कितने लंबे अरसे से वो सहते आए हैं। और अगर वो आज खड़े हुए हैं इतने दशकों बाद और डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी एश्योर्ड इनकम चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि देश को इस पे दोबारा सोचना चाहिए, बल्कि सोसाइटी को और देश को और पॉलिसी मेकर्स को सबको खड़े होकर इस बात पे गहरी चिंतन से देखना चाहिए कि क्या रास्ता हो सकता है कि हम किसानों को एक एश्योर्ड दाम दे पाए, चाहे वो कम या ज्यादा हो, कम से कम एश्योर्ड हो। जी, आपने जो ये बात सामने रखी कि सालों से जो एक कम आय जो उनको मिलती रही है या फिर वो एमएसपी से वंचित रहे हैं, उसका जो उनकी अपनी इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, उसको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शहरी जनता ने या जिन लोगों का सीधे खेती किसानी से वास्ता नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र से वास्ता नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक मेंटल डिस्कनेक्ट जरूर घर कर गया है। क्योंकि मैं आसपास देख रही हूँ, जब बात कर रहे हैं तो जो शहरी आबादी है खास तौर से, कुछ लोगों के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि उनको अभी भी ये जो आंदोलन है वो लग रहा है कि सिर्फ किसान का आंदोलन है। हालांकि लगातार सोशल मीडिया पर, टीवी रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि किस तरह से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, आर्मी मैन, मतलब राज्य के तमाम जगहों से लोग इस मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं, अपना अपना योगदान दे रहे हैं। उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये नैरेटिव कैसे रह जा रहा है कि आम जनता को इसके बारे में इतना फर्क नहीं पड़ रहा। क्या एक मेंटल डिस्कनेक्ट यहाँ हावी है, या जो तमाम तरह का अनफॉर्चुनेटली नैरेटिव गढ़ा जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं हावी है? क्या कहेंगे आप, इसको किस तरह से तोड़ा जाए जो लोग अपनी खाली के मुद्दों को समझ पाए? ये मुझे लगता है कि इसको दो तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें। मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था, यंग स्टूडेंट था, तो एक एडवर्टीजमेंट रेडियो पर आया करती थी कि वो देसी घी की होती थी। वो उसमें ये था कि पर्टिकुलर ब्रांड से ए ब्रांड है, तो कहता था ए ब्रांड का देसी घी क्या खाया, गांव से नाता ही टूट गया। मुझे लगता है कि ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट से एक मैसेज मिलता है, इस मैसेज से कि आज जो भी बच्चा गांव से निकलकर शहर में आ गया या पढ़ गया, वो उसका गांव से नाता ही टूट जाता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि मिडिल क्लास जो भारत की है वो इस बात को नहीं समझ पाई है कि एक्चुअली उनको सब्सिडाइज किसान करता आ रहा है इतने दशकों से। जो ओईसीडी की रिपोर्ट की मैंने बात की थी, उस रिपोर्ट में जो कारण बताया गया है कि भाई किसानों की इनकम क्यों कम मिली है या किसानों को लॉस हुआ है, वो ये है कि 15% किसान को दाम कम मिले हैं एवरेज, उन्होंने बताया है। और किसको फायदा हुआ है, वो कंज्यूमर को हुआ है। कंज्यूमर को 25% जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते दाम पे मिले हैं। यानी इसका मतलब साफ हुआ कि कंज्यूमर की जो एक्चुअली जो देश सब्सिडाइज कर रहा है, वो जो किसान है वो सब्सिडाइज कर रहा है देश को। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ये शायद हमने मिडिल क्लास को नहीं समझाया या मिडिल क्लास नहीं समझी। दूसरी बात ये भी हम देखें कि आपने कहा कि जो डिस्कनेक्ट है गांव और शहर के बीच में, यही एक कारण है कि हम सोच के ये बैठे हैं कि जब आत्महत्याओं की फिगर्स आती हैं, आपने देखा होगा कि कभी 2 किसान मर गए, कभी 3 किसान मर गए, और जब भी मैं उनको उसके बारे में ट्वीट करता हूं तो मुझे एक बैकलैश सहना पड़ता है। वो ये है कि आप इन लोगों की क्यों बात कर रहे हो, इनको तो वैसे ही मर जाना चाहिए।
आप देखिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं जो मुझे ट्वीट पे जवाब देते हैं कि आपको तो, इन लोगों को तो वैसे ही मर जाना चाहिए था। ये सोच हमारे हमारे जहन में कैसे आई है या दिमाग में कैसे आई है, ये मुझे लगता है कि इसको इसको कहीं इसको समझेंगे, सोशियोलॉजिस्ट बताएंगे हमें, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो जो डिस्कनेक्ट है, हमें लगता है कि हमारा जो किसान मर रहा है, अगर आत्महत्या हो रही है तो वो कहीं टिम्बकटू में हो रही है या कहीं सोमालिया में हो रही है, हमारे से कोई उसका मतलब नहीं है। ये नहीं हम जानते कि हमारे बैकयार्ड में कितना भयंकर एग्रीरियन क्राइसिस एग्जिस्ट करता आ रहा है कई दशकों से, और हम उसको नजरअंदाज करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि समाज में कभी अगर हम हिस्टोरिकल एविडेंस देखना चाहें, तो जिस समाज ने ऐसी अनियमितताओं को इग्नोर किया है या उसके ऊपर पर्दा डाला है, वो कहीं ना कहीं उसका प्राइस पे करता है। तो मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन कम से कम ये बड़ा क्लियर हो गया है कि जब सोसाइटी फेल कर गई किसानों को, जब हमारे देश के इकोनॉमिस्ट फेल कर गए किसानों के लिए खड़े होने के लिए, उनके लिए हायर इनकम डिमांड करने की, जब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फेल हो गए उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए किसानों की, तो मुझे लगता है किसानों ने बेड़ा अपने आप ही उठाया है। और अब वो किसान जो आके दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, वो कम से कम एक मैसेज हमें दे रहे हैं कि इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका, नाउ लिसन टू अस। देवेंद्र जी, आप हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि इट्स पार्ट ऑफ अ लार्जर इकोनॉमिक डिजाइन, जो हमारी एग्रीकल्चरल पॉलिसी रही है कि जो खेती को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जाए, जो लोग खेती में लगे रहते हैं उनको वहाँ से निकालकर शहरों में लाया जाए और वो चीप लेबर के तौर पर काम करें। लेकिन अब कोविड के समय हम सब ने इस चीज़ को देख लिया, ये मॉडल बुरी तरह से अगर उस पर चल रहे थे कहीं ना कहीं तो ध्वस्त हुआ है। किस तरह से जो शहरी व्यवस्थाएं हैं या रिसोर्सेज हैं वो उन लोगों को संभाल नहीं पाए, और बाकी हमने वापस एक बार फिर से लेबर को अपने अपने गांव जाते देखा। वो कहते हैं चाहे हम रोटी और नमक खा लेंगे लेकिन हमारे घर में खाने को होगा, इतना होगा कि हम परिवार के साथ एक वक्त की रोटी खा लेंगे, सम्मान के साथ खा लेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक लार्जर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डिजाइन की जो आप हमेशा बात करते थे, इस वक्त जब सरकार बार बार अपने जो प्रस्ताव है वो सामने रख रही है, बार बार जो गेंद है किसानों के पाले में डाल रही है, बोल रही है कि हम हाँ या ना के आगे अगर वो किसान नेता बढ़े तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है जो ये आप हमेशा से बात करते रहे हैं, वो जो पार्ट ऑफ लार्जर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डिजाइन, क्या उसको फिर से सोचने की जरूरत नहीं है? कहीं ना कहीं ये वक्त आप कितना सही मानते हैं इस बात के लिए कि एक बार फिर से रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है इन द लाइट ऑफ कोविड? प्रॉबेबली थैंकफुली कोविड ने ये नॉक दिया है जिसमें हम इस बात को समझें। ये आपने ठीक कहा अनिका जी, इतने सालों से मैं कहता आया हूं कि भाई जो इकोनॉमिक डिजाइन जब तक हम नहीं समझेंगे तो हमें ये समझ नहीं आता है कि एग्रीकल्चर क्यों, जैसा कि इंग्लिश में कहता हूं कि हैज बीन डेलिबरेटली केप्ट इम्पॉवरिश्ड। ये तभी हमें समझ आता है क्योंकि हमारी इकोनॉमिक सोच ये है कि गांव से लोगों को निकालकर हम शहर में लेके आए, क्योंकि शहर में दिहाड़ी मजदूर की जरूरत है। ये तो एक बात हुई, लेकिन हम उस, जैसा आपने कहा था कि लॉकडाउन के बाद बहुत क्लियर हो गया, जब 80 करोड़ लोग इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट माइग्रेशन हुई है, उनकी वापस अपने गांव में गए हैं और हजारों किलोमीटर चल के गए हैं, लेकिन उससे भी हमें सबक नहीं मिला, बल्कि हम तो उल्टा उसी प्रोसेस को आगे खींच रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं क्यों आगे खींच रहे हैं। जिस डिजाइन को हमने फॉलो कर रहे हैं अभी, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हम जो लेके आ रहे हैं, वो एक्चुअली अमेरिका में तो 6-7 दशकों से तो कम से कम मैंने ही उसको स्टडी किया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको अमेरिका में जब रोनाल्ड रीगन साहब राष्ट्रपति थे, और ये 1980 के 84-85 के दशक टाइम के पीरियड के आसपास की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय उनके जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा था गेट बिग और गेट आउट। ये अमेरिकन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने 80s में कहा था। और अब देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इन अमेरिका द बिग गेट बिगर, द स्मॉलर गो आउट। ये जो मॉडल है, ये अमेरिका से जो हम बोरो कर रहे हैं, ये इंडिया में भी वही चीज का आप देखेंगे, जो सिस्टम वहां पर चला है या ऑपरेट किया है वही यहाँ पर ऑपरेट करेगा। एक मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं इसके लिए, आपको इसका समझने के लिए, कि अमेरिका में स्मॉल फार्म्स जो हैं, स्मॉल फार्मर्स जो थे, वो भी एंटरप्रेन्योर हैं, वो भी बड़े एक्टिव थे, और उन्होंने डेयरी फार्म्स के नंबर जो है उसमें बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया, और डेयरी फार्म्स वहां के जो थे सोफिस्टिकेटेड थे टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एंड एवरीथिंग जो चाहिए था डेयरी फार्म में होता था। जो मॉडर्न हम डेयरी फार्म्स की बात करते हैं हिंदुस्तान में, वो वहां ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। अब देखिए, पिछले 10 साल में 17,000 डेयरी फार्म अमेरिका में बंद हो जाते हैं। एक स्टडी अभी बताती है हमें कि 1970 के दशक से लेके अभी तक 93% डेयरी फार्म्स अमेरिका में बंद हो चुके हैं। अब इससे समझ तो ये आता है कि इसका मतलब वहां दूध की पैदावार कम होगी,
लेकिन उल्टा हो रहा है, वहां दूध की पैदावार हर साल बढ़ती जा रही है। क्यों? कॉर्पोरेट्स डेयरी का जो फार्मिंग है उसके अंदर आ गए हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फार्म्स वहां लग रहे हैं, और छोटे किसान बाहर हो गए, बड़ा कॉर्पोरेट्स आ गया। दिस ओनली शोज कि ये जो मॉडल है ये अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, ये यूरोप में भी हो रहा है, ये कनाडा में भी हुआ है, और ये अब भारत की बारी है कि हमें भी वही रिफॉर्म्स पुश करते हैं। तो what will happen to the question that we must ask is what will happen to 60 crore people who are living in or who are engaged in agriculture with their families in India? तो उनका क्या होगा? I think is that the model India should adopt, or we should blindly ape what America and Europe have done? Exactly. तो मेरा यही समझना है, जो अभी तक समझ बनी उसके आधार पे मैं हर बार अपने शो में ये बात जरूर कहती हूँ कि जो ये विकास की ये मॉडल सामने रखे जा रहे हैं उसमें भले ही शायद खेती का विकास हो, लेकिन ऐसी खेती के विकास से क्या होगा जहां उसका मेन हीरो या हीरोइन या जो कहना चाहिए जो हमारे किसान भाई हैं और बहनें हैं, जब वो ही नदारद होंगी तो ऐसी खेती के विकास के मॉडल को हम एम्यूलेट करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ये हमें सोचने की जरूरत है। कृषि प्रधान देश भारत जिसे हम कहते हैं, वही इसकी यूएसपी है। तो आप ये बताएं कि इसको हम किस तरह से किस मॉडल पर लेकर चले, क्योंकि जो किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं है, डोंट गेट अस रॉन्ग, कि हम खेती में विकास नहीं चाहते, लेकिन खेती में विकास चाहते हैं, लेकिन उसमें हम अपना भी हिस्सा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, और जो दौलत का जो एकीकरण होने की जिस तरह का उन्हें शंका है, संदेह है, जो डर है, उस पर जो उनके सवाल हैं वो कितने वाजिब लगते हैं। क्योंकि जब आपने कॉर्पोरेट्स की बात की तो हमारे देश में भी एक पूरी लहर चली हुई है विरोध की, अडानी अंबानी तथाकथित जो कॉर्पोरेट्स हैं, तो इनके डेवलपमेंट के साथ साथ क्या किसान का डेवलपमेंट और आम जनता को सही दाम में जो खेती का जो उत्पाद है, जो फसलें हैं, वो मिल पाएगा? आपको क्या लगता है ये जो पूरा सप्लाई एंड चेन का जो पूरा मॉडल हम सामने रखने की हमारी सरकार कोशिश कर रही है और कन्विंस्ड है कि इससे विकास होगा, आपके मत में कितना विकास होगा? ये जो पूरा सप्लाई एंड चेन का डिमांड एंड सप्लाई की जो पूरी चेन है, इसमें से किस तरह से आप वो रोड़े देख रहे हैं जो कि हमें किसी और ही राह पर ले चलेगी? बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि ये जो विकास का मॉडल है या जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, क्या ये रिफॉर्म्स सिर्फ पैदावार बढ़ाने के लिए होंगे या ये रिफॉर्म्स जो है उसका बेनिफिट जो है वो पर्कुलेट करे टू द मिलियंस ऑफ फार्मर्स जो एंगेज्ड हैं, उसमें उनको शेयर जाए? ये होगा। हमारे पास दो तरीके के रास्ते हैं, एक तो है कि हम पैदावार बढ़ाएं और दूसरा है कि हम जो इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर और द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री, उसको हम कैसे सक्षम बनाएं, इकोनॉमिकली वायबल बनाएं, उनके हाथ में ज्यादा कैपेसिटी कैसे हो। यही महात्मा गांधी कहा करते थे कि व्हाट इंडिया नीड्स इज प्रोडक्शन बाय द मासेस, नॉट प्रोडक्शन फॉर द मासेस। जो हम करने जा रहे हैं बेसिकली इट इज प्रोडक्शन फॉर द मासेस। प्रोडक्शन फॉर द मासेस, जैसे मैंने बताया कि अमेरिका में कोऑपरेटिव बड़े-बड़े जो नॉट कोऑपरेटिव, जो कॉर्पोरेट बड़े-बड़े डेयरी फार्म्स बन गए हैं, इट इज प्रोडक्शन फॉर द मासेस। लेकिन जो छोटे किसान वहां से निकल गए हैं डेयरी फार्म्स में इतने लार्ज नंबर में, वो अगर सिस्टम को उन्होंने बिल्डअप किया होता तो इट वुड हैव बीन प्रोडक्शन बाय द मासेस। वही हमें भारत में देखना है कि हमारे देश के लोग जितनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, वो अगर अपने लिए ज्यादा और देश के लिए ज्यादा अन्न पैदा करती है या और एग्रीकल्चर कमोडिटीज को लेके आती है तो इट इज प्रोडक्शन बाय द मासेस। लेकिन जब हम उनको खेती से निकाल देते हैं और कॉर्पोरेट्स को लाते हैं तो वी आर ब्रिंगिंग इन प्रोडक्शन फॉर द मासेस। दोनों में बहुत अंतर है। अमेरिका इज टुडे द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन द वर्ल्ड, लेकिन वहां पर सिर्फ 1.5% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में रह गई है, और वो जो मॉडल है वो हमारे देश के लिए फिट नहीं है। हमारे देश में 50% लोग यानी तकरीबन 60 करोड़ लोग खेती से जुड़े हुए हैं। एक स्टडी नीति आयोग की कहती है कि 70% ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं। तो अगर ये सच्चाई है तो हमें वो अमेरिका का मॉडल नहीं चाहिए, हमें एक अपना डोमेस्टिक या अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर एक मॉडल क्रिएट करना है। और मैं ये जानता हूं अनिका जी कि मेरे पास आजकल हर दूसरे तीसरे दिन इंटरनेशनली कॉल्स इतनी आ रही है किसानों की, वो जानना चाहते हैं कि इंडिया में ये जो बात हो रही है अश्योर्ड प्राइस की, वो हम भी सीखना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी हमारे को कभी अश्योर्ड इनकम नहीं मिली है। कहने का मतलब है कि ये मॉडल की कितना स्कोप है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट आई थिंक फॉर ग्लोबली, इज समथिंग दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ।
रादर देन सेइंग कि भाई हमें शर्म आती है, हम बाहर से एक मॉडल लेके आए जो हमें लगता है कि वही एक रास्ता है देश की प्रगति का या एग्रीकल्चर की प्रगति का। अब इसमें एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर का जिस डिजाइन को हम लेके आ रहे हैं, अगर हम दुनिया में देखते हैं, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है अभी, जो हमें जाननी है अनिका जी, वो ये है कि अब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो आप जानते हैं आईएफआई जिसको हम कहते हैं, जो कि स्टॉक्स में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, वो आज कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? वो मॉन्सेंटो के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बायर के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कारगिल के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, सीड कंपनियां, पेस्टिसाइड कंपनियां, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज की कंपनियां, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको नजर आ रहा है कि उनकी जो कंसंट्रेशन होगी, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कंसंट्रेशन, तो ग्लोबली कंसंट्रेशन हुई है इन द हैंड्स ऑफ फ्यू कॉर्पोरेशन, और वही अब इंडिया में होने जा रहा है बड़े स्तर पर। इसलिए हम इतनी लार्ज इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, वो हो रही है इन बड़ी बड़ी कंपनियों में। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट समझना है कि आज दुनिया में अगर हम देखते हैं बीज का कंट्रोल हो या पेस्टिसाइड्स का हो या और कमोडिटीज की हम बात करते हैं, वो 3 4 5 कंपनियों के हाथ में सुपुर्द कर रह गया है। एक्चुअली जो एग्रीकल्चर है ग्लोबली, वो अब कन्वर्जेंस ऐसी हो चुकी है कि वो 1 और 2 और 3 और 4 5 कंपनीज, मतलब हाफ ए डजन से 6-7 कंपनियों से ज्यादा नहीं है जो दुनिया का एग्रीकल्चर कंट्रोल कर रही हैं। और उनकी उनकी जो मार्च है, मार्च ऑफ द कॉर्पोरेट्स, उसमें इंडिया ने जितने भी ऑब्स्टिकल थे अब हटा दिए हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हम देखेंगे उसको आने वाले दिनों में। लेकिन वो होगा वही जो अमेरिका में हुआ, जो यूरोप में हुआ है, वही हम मॉडल लेके आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो भारत के अनुकूल है। हमें जो चाहिए मॉडल, हम आगे बात करेंगे आपके साथ कि क्या होना चाहिए जिससे कि हम सबका साथ सबका विकास, जो प्रधानमंत्री का विजन है, उसको हम अचीव कर पाए। और वो ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे देश के इकोनॉमिस्ट हैं, मेनलाइन इकोनॉमिस्ट हैं, उनको भी हमें सवाल करने पड़ेंगे कि वो हमें ये एक इंप्रेशन क्यों दे रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है बहुत अच्छा हो जाएगा जब कॉर्पोरेट्स एग्रीकल्चर के आएंगे। मुझे लगता है कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वहां पर आई थिंक वी हैव टू लुक इनटू द रोल ऑफ मीडिया कि वो किस तरीके से उस बात को आर्ग्यू करता है या किस तरीके से डिबेट उसमें आती है। जी देवेंद्र जी, आखिरी सवाल, आप हाल ही में बॉर्डर पर गए जहां किसान आंदोलनरत हैं, वहां पर आपको किस तरह का आभास हुआ? कितने फौलादी इरादे दिखे आपको? और आप इतने सालों से एग्रीकल्चर और फूड पॉलिसीज को मॉनिटर कर रहे हैं, इतनी बारीकी से देख रहे हैं, आपने अपने पूरे एक्सपीरियंस में इस तरह का कोई आंदोलन देखा क्या? और वहां से आकर आपको किस तरह की फीलिंग आ रही है कि असल में जो लोग इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, ये जो इसमें तमाम तरह की चीजें जोड़ दी हैं, मतलब क्या टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, अर्बन नक्सलाइट्स, आपको क्या लगता है कितने सीधी मांग है किसानों की और कितनी वाजिब मांग है किसानों की? और इरादों की बात करें तो कितने फौलादी इरादे? देखिए, तकरीबन 1 महीना हो चुका है जब मैं देख रहा हूँ कि ये बॉर्डर्स पे ऊपर जो किसान बैठे हैं, अपनी अपनी ट्रॉलियों में इन्होंने घर से बनाए हुए हैं जहां वो रहते हैं, और आपने बाकी अखबारों में सबने हमने पढ़ा है कि भाई सोसाइटी एट लार्ज किस तरीके से उनको सपोर्ट में खड़ी है। लेकिन एक चीज जो मुझे जो क्लियर आई और जो मैं हैरान हूँ, मेरे से पूछा जाए तो यह है कि तकरीबन 1 महीने बाद भी किसानों का जो हौसला है वो बुलंद है। मैंने उनसे पूछा कि भैया तुम्हें तो 1 महीना हो गया है, तकरीबन होने वाला है, तो तुम कैसे आगे? वो कहते जी 1 महीना असी का पंजाबी में जो कहते हैं, वो कहते हैं जैसे तो 4 साल में बैठने को तैयार है गए, मतलब कहने का कि हम 4 साल भी यहाँ बैठने को तैयार हैं। और उनको आज ये लग रहा है कि उनको एक जो अंदर से मिलती है, मुझे लगता है किसी भी उसको किसी भी सोसाइटी के हिस्से को, जब सोसाइटी खड़ी हो जाती है आसपास, उनका समाज जब साथ में सपोर्ट करता है तो वो ताकत मिलती है, वो बड़ी क्लियर नजर आती है। मैं उनके चेहरे पे खुशहाली देख के हैरान हूं, इतनी कड़ाके की ठंड में वो कैसे इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, एंड दे आर सो हैप्पी स्टैंडिंग देयर एंड सिटिंग देयर। मुझे उससे क्लियर मैसेज मिलता है कि ऐसा मूवमेंट कम से कम मैंने अपने उसमें नहीं देखा था अपने करियर में। और मुझे याद है सबसे पुराना जो मैं इंसिडेंट बता सकता हूँ, वो 7 दिन के लिए पंजाब गवर्नर का रेजिडेंस 84 में पंजाब के किसानों ने घेराव किया था, वो 7 दिन का था, और उसमें भी मैंने देखा था स्पिरिट बहुत हाई थी। लेकिन यहाँ तो तकरीबन 4 हफ्ते होने जा रहे हैं दिल्ली के आसपास के बॉर्डर में। उससे पहले 2 महीने तो ये पंजाब में और हरियाणा में ये चल रहा था जो उनका आंदोलन था, और फिर भी उनके स्पिरिट्स, दे आर इन हाई स्पिरिट्स। बल्कि मैंने किसानों के एक उसमें पूछा ट्रॉली में, वो बैठे ताश खेल रहे थे, तो मैंने कहा यार ताश में गुजारा होगा आपका, टाइम निकल जाता है? तो कहते जी अब तो हम ताश से भी ना
तंग आते जा रहे हैं, कितना खेल लेंगे हम ताश, लेकिन कहते जाएंगे फिर भी नहीं। अब देखिए ये उनकी बड़ी कमिटमेंट से जो नजर आ रही है, मुझे लगता है कि ये मैसेज आना चाहिए कि आफ्टर ऑल किसान बहुत ही दुविधा में होगा या दुख में होगा, दुखी उसमें से सिचुएशन से निकलना चाहता होगा कि वो इतना क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए बैठा हुआ है और सबको मैसेज दे रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इनफ इज इनफ, जैसा मैंने पहले कहा था। एक बात तो ये है। दूसरी, आप कहते हैं कि कहां पर ऐसा प्रदर्शन हुआ। मैंने तो इंटरनेशनली भी मुझे कोई ऐसा प्रदर्शन याद नहीं है जो इस तरीके की मूवमेंट कभी बिल्डअप हुई हो। मैंने फ्रांस में प्रदर्शन देखे हैं, अमेरिका में प्रदर्शन देखे हैं, कनाडा में, यूरोप में देखे हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रदर्शन कहीं दुनिया में नजर नहीं आया कि जहां पर समाज ही आके साथ में उनके खड़ा हो जाता है और जहां पर उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई दुविधा नहीं, मतलब इन द सेंस कि भाई जहां तक की सप्लाईज की हम बात करते हैं, लाइफ लाइन की बात करते हैं, वो बिल्कुल बरकरार है और किसानों की ये हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। तो मुझे समझ नहीं आता ये किस चीज के बने हुए हैं किसान कि इतनी कड़ाके की ठंड में भी वो इतना ठंड झेलकर भी वो वहां पर बैठे हैं। उनको लगता है जब तक तीन जो लॉज हैं ये वापस नहीं होंगे, वो वहां से हिलने वाले नहीं है। अब देखें, आपने जैसे कहा है कि आगे क्या होता है, आई थिंक इट विल डिपेंड अपॉन द विजडम एंड द सगेस्टी ऑफ द गवर्नमेंट्स टू सी कि भाई कैसे इस चीज को एड्रेस किया जाए। और ये स्टेलमेट ज्यादा तो नहीं चल सकता, एंड वी ऑल हैव a responsibility, we are all concerned about farmers, so let us try to pray, let us try to hope कि इसका जल्दी ही कोई amicable solution निकलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी अपना समय देने के लिए, अपने इनसाइट्स और अपने अनुभव साझा करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो देवेंद्र शर्मा जी के साथ जो हमने तमाम मॉडल्स, जो वेस्टर्न मॉडल्स और जो कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, जो हमारे भारत की अपनी यूएसपी है खेती की, अगर हम उन चीज़ों को, उन ताकतों को पहचान लें, कहीं ना कहीं जो किसान अपनी बातें सामने रख रहे हैं उनको संजीदा तौर से लेते हुए इस स्टेलमेट को तोड़ने की कोशिश की जाए, और ये पूरा दारोमदार सरकार पर है कि वो किस तरह से उनकी आवाज़ सुने और उनकी जो मांग है उस पर संजीदगी से एक बार फिर से विचार करें। हालांकि चिट्ठियों का दौर लगातार जारी है, लेकिन देखना यही होगा कि वो कौन सा मॉडल इस देश में, कृषि प्रधान भारत देश में अपनाया जाए, जिसमें खेती का भी विकास हो और जो मेन हीरो है किसान का भी, किसान भाई या बहन, उनका भी विकास हो। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।